हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम सीजीपीएससी मेंस का अगला टॉपिक पेपर 6 का पार्ट 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य में जनजातियों में प्रचलित समस्याएं के बारे में देखने जा रहे हैं। तो चैनल में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए, व्हाट्सएप में लिंक को शेयर कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है जनजातियों में प्रचलित जो समस्याएं हैं उनके बारे में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं कि जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक समस्याएं के बारे में। तो आर्थिक समस्या के अंतर्गत क्या क्या आती है? अस्थायी कृषि आती है, रोजगार के सीमित अवसर आते हैं, इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी आते हैं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो अस्थायी कृषि कैसे? जनजातीय क्षेत्र में भूमि की कमी, जिससे जो जनजातीय क्षेत्र के व्यक्ति रहते हैं एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि करने चले जाते हैं। यही है अस्थायी कृषि, जिससे उन्हें स्थायी कृषि नहीं मिल पाती है। तो ये हुई उनकी आर्थिक समस्याएं। रोजगार नहीं मिल पाता है जनजातीय क्षेत्र में, क्योंकि वे मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए रहते हैं। तो यह है रोजगार के सीमित अवसर। गरीबी, बेरोजगारी, ये उसी के अंतर्गत आती है। दूसरा देखते हैं सामाजिक समस्याएं के बारे में। कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं? तो पहला देखेंगे कि ये आधुनिक समाज के संपर्क में आते हैं तो अनेक बुराइयों का ये उसमें प्रचलित हो जाते हैं। मुख्य धारा से जुड़ने से ये बुराइयों में मिली घुलीन हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, जनजातियों में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ये हुआ आधुनिक समाज। इसी क्रम में देखेंगे जो नियंत्रण संस्थाएं होती है, उनका महत्व कम हो जाता है। कब हो जाता है? जब वे आधुनिक समाज के संपर्क में आते हैं, तो जिससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके आगे देखते हैं सांस्कृतिक समस्याएं। कौन कौन से सांस्कृतिक समस्याएं हैं? तो देखेंगे कि ये मुख्य धारा में जुड़े नहीं रहते हैं, केवल अपनी रीति रिवाज परंपराओं में घुलन मिलन से रहते हैं। इससे क्या होती है, मुख्य धारा में नहीं जुड़ने से ये पिछड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। अपने संस्कृति पे ही अब उनके ही कांटेक्ट में रहते हैं, जिनसे ये मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये हुआ इनकी सांस्कृतिक समस्याएं के बारे में। इसके आगे देखेंगे एक महत्वपूर्ण कारण है परिसंस्कृतिकरण, जिसमें देखेंगे कि ये जब पहले समझिए परिसंस्कृतिकरण होता क्या है। एक संस्कृति के व्यक्ति दूसरे संस्कृति के व्यक्ति के संपर्क में आने से उनके जो तथ्य होते हैं उनको मानने लगते हैं। यही परिसंस्कृति के अंतर्गत आता है, जिसमें देखेंगे जनजातीय क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं वे आधुनिक समाज में संपर्क में आने से अपना रीति रिवाज भूलकर आधुनिक समाज को मानने लगते हैं। जिससे होती क्या है, जो घोटुल जैसे परंपराएं होती है, धूमकुरिया होती है, इनकी महत्ता कम हो जाती है। तो यह हुआ परिसंस्कृतिकरण, एक प्रमुख समस्या है जनजातीय क्षेत्र में। इसके आगे देखेंगे धार्मिक समस्याएं। तो धार्मिक समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे प्रमुख कारण है धर्मांतरण। कैसे है कि जो हिंदू धर्म है या ईसाई धर्म है, ये क्या है, जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जनजातियों को जो भोले भाले व्यक्ति रहते हैं उनका धर्मांतरण करवा देते हैं, चाहे हिंदू धर्म में हो या ईसाई धर्म में हो। तो यह भी जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित समस्याएं हैं। इसके बाद देखेंगे
स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसी समस्या है? स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, जिनसे होती क्या है, इन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा देखेंगे इन्हें संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे ये कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ये हुआ स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में। इसके अलावा देखेंगे कि वहां अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो ये सभी हैं जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित स्वास्थ्य समस्याएं संबंधित। इसके अलावा देखेंगे शिक्षा। तो एक तो पहला है जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत कम होता है। दूसरा देखेंगे जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वे पुरानी परंपरा से ग्रसित जनजातीय क्षेत्र में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, जिससे वे जनजातीय क्षेत्रों में एक प्रचलित प्रमुख समस्या है या तो कम शिक्षा का प्रतिशत है, और दूसरा यदि व्यक्ति अधिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो समाज में अपना अस्तित्व खो बैठता है। अगला देखते हैं राजनैतिक समस्याएं क्या हैं। तो देखेंगे जनजातीय क्षेत्र में भी परिवहन, सड़क, ये सभी तो विकसित हो गए हैं, लेकिन जो जनजातीय समाज के व्यक्ति हैं वे मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये भी है राजनीतिक जो समस्याएं हैं कि अभी भी वे मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये सभी हुए जनजातियों में प्रचलित समस्याओं के बारे में। इसके बाद देखते हैं और अन्य क्या है। तो अन्य में देखेंगे अलगाव एक समस्या है, इसके अलावा प्रवासन समस्या है, पर संस्कृतिकरण समस्या है। ये सभी समस्याएं हैं जनजातीय क्षेत्रों में। तो अब देखते हैं जो प्रवासन की समस्या है वे क्या है। तो समझते हैं प्रवासन की समस्या। नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे एक अच्छा शुरुआत करते हैं। तो समझते हैं कि प्रवासन होती क्या है। तो व्यक्ति जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाता है वह प्रवासन कहलाता है। तो देखते हैं कि इनके कौन कौन से कारक हैं। तो पहला देखेंगे आंतरिक कारक, दूसरा देखेंगे बाह्य कारक, तो समझते हैं कि आंतरिक कारक क्या है और बाह्य कारक क्या है। तो समझिए प्रवासन की जो आंतरिक कारक है उसके बारे में। पहला है पिछड़ापन, दूसरा देखेंगे कमजोर आर्थिक स्थिति, इसी क्रम में तीसरा देखेंगे प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, चौथा देखेंगे बेरोजगारी, पांचवा गरीबी। ये सभी आते हैं आंतरिक कारण के अंतर्गत। इसके अलावा क्या है, छठवा है ऋणग्रस्तता, और अंतिम में देखेंगे आर्थिक शोषण। तो ये हुआ आर्थिक कारक के अंतर्गत। इसी में देखते हैं बाह्य कारक। तो पहला देखेंगे
रोजगार के अवसर। दूसरा देखेंगे शिक्षा की उपलब्धता। तीसरा देखेंगे आर्थिक लाभ। ये सभी हैं। इसके अलावा देखेंगे आकर्षण, शहरी क्षेत्रों में जाने का। पांचवा देखेंगे जागरूकता। और छठवां देखेंगे मुख्य धारा। तो समझते हैं इन सभी को। पहले समझते हैं आंतरिक कारक क्या है। तो आंतरिक कारक वे कारक हैं जिसके अंतर्गत जो स्वयं की समस्याएं हैं, जिसके लिए वे बाहर पलायन करते हैं अर्थात प्रवासन करते हैं। जिसमें पहला है पिछड़ापन, दूसरा है कमजोर आर्थिक स्थिति। ये सभी हैं रोजगार के लिए ये दूसरे जगह जाते हैं। तीसरा देखेंगे प्राकृतिक आपदा। अक्सर आपदा का सामना चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या जनजातीय क्षेत्र हो, सभी जगह कठिनाइयां उत्पन्न करती है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो। तो ये शहरी क्षेत्र में पलायन करते हैं रोजगार के लिए। बेरोजगारी और गरीबी ये सभी जगह हैं। इसके लिए सभी शहरी क्षेत्र में, कंपनी में, इन सभी जगह में जाना पसंद करते हैं, जिससे पलायन करते हैं। इसके बाद ऋणग्रस्तता, अपनी जो कमी है, ऋणी है, वे रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। इसके अलावा है आर्थिक शोषण। अब देखते हैं बाह्य कारक क्या हैं। तो बाह्य कारक वे कारक होते हैं जिससे व्यक्ति बाहरी आकर्षण की तरह जाता है, जिसमें पहला है रोजगार के अवसर। तो इनको समझिए कि क्या है रोजगार के अवसर। उनको लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है अर्थात जनजातीय क्षेत्र है, वहां से ज्यादा उन्हें शहरी क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, जिससे वे जनजातीय क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में जाते हैं। तो ये पहला है रोजगार के अवसर। दूसरा है शिक्षा की उपलब्धता। तो जनजातीय क्षेत्र में देखेंगे कि उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, जिससे जनजातीय क्षेत्र के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्र में जाते हैं। तो यह है दूसरा। तीसरा आर्थिक लाभ। उन्हें जनजातीय क्षेत्र में जितना पैसा मिलता है उससे कहीं ज्यादा पैसा शहरी क्षेत्र में मिलता है, जिससे वे शहरी क्षेत्र में पलायन करते हैं। तो तीसरा हुआ आर्थिक लाभ। चौथा देखेंगे आकर्षण। पांचवा है जागरूकता और छठवां है मुख्य धारा। तो ये तीनों, ये जब आधुनिक समाज के अंतर्गत उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनके जो प्रचलित रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करने लगते हैं, जिनसे वे जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। तो ये सभी हुआ है बाह्य कारक। तो प्रवासन की समस्या के अंतर्गत पहला आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक हुआ। अब देखते हैं आखिर इसके परिणाम क्या होते हैं। तो पहला देखेंगे, इन्हें तो रोजगार मिल जाता है, आर्थिक समस्याएं भी ठीक हो जाती है। दूसरा देखेंगे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं, लेकिन इनका आर्थिक शोषण होता है। बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। ये कैसे, किस स्थिति में उत्पन्न होता है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जिससे शहरी क्षेत्र के लोग, इन्हें कम रेट पर ही काम कराया जाता है, पूरी मजदूरी इनकी नहीं दी जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि इन्हें बंधुआ बनाया जाता है, घर जाने नहीं दिया जाता है। तो ये सभी परिणाम उत्पन्न होती है जब ये प्रवासन करते हैं उस स्थिति में। आज की कक्षा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम परसंस्कृतिकरण के बारे में। अब इसके आगे देखते हैं परसंस्कृतिकरण के बारे में। टॉपिक है अगला परसंस्कृतिकरण। तो इसको पहले भी देख चुके हैं, आगे देखते हैं कि कोई एक संस्कृति है, वे किसी
दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं, जिनसे क्या होता है, पहले जिनकी संस्कृति है उनके दूसरी की संस्कृति अच्छी लगती है, या दूसरी संस्कृति के जो व्यक्ति हैं उन्हें पहली संस्कृति की जो संस्कृति है अच्छी लगती है। तो इससे होता क्या है, दूसरी संस्कृतियों को ये फॉलो करने लगते हैं। इसे ही पर संस्कृतिकरण के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे, या तो ये स्वयं किसे या किसी दबाव से ये अपना संस्कृति परिवर्तित करते हैं। तो यह हुआ पर संस्कृतिकरण का परिभाषा। अब देखते हैं कि यह कब की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पहला देखेंगे, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश, पहला। दूसरा देखेंगे, आधुनिक सुविधाओं का विकास। तीसरा देखेंगे, नवीन प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा देखेंगे, सांस्कृतिक हीनता। तो देखेंगे, ब्रिटिश काल में ही जो ईसाई थे उन्हें ईसाई प्रचार के लिए जनजातीय क्षेत्रों में कुछ समय के लिए भेज देते थे, जहां जनजातियों का दबाव से लुभावनापूर्ण उनका धर्मांतरण करवा देते थे, जिसे उनकी संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है। तो पहला हुआ ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। दूसरा देखेंगे, आधुनिक सुविधाओं का विकास। तो जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहां अभी भी पुराने रीति रिवाज एवं परंपराएं शामिल रहती है। तो जो रीति रिवाज और जो परंपराएं होती है उन्हें आधुनिक सुविधाएं जो मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं उन्हें अजीब लगता है, जिससे वे दूसरे संस्कृति को फॉलो करने लगते हैं। तो दूसरी कारण हुआ आधुनिक सुविधाओं का विकास। तीसरा देखेंगे, नवीन प्रशासनिक सुविधा। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो ये मुख्य धारा में जब जुड़ जाते हैं तो जो प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी लगती है, इन्हें सुविधाएं अच्छी लगती है। तो यह हुआ तीसरा, नवीन प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा है सांस्कृतिक हीनता। तो देखेंगे, घोटुल जैसे परंपराएं, विभिन्न गोत्र व्यवस्था, नृत्य और विवाह, ये सभी जब मुख्य धारा में आते हैं तो ये सभी परंपराएं उन्हें अच्छी नहीं लगती है, जिससे वे दूसरी संस्कृति को फॉलो करने लगते हैं। तो ये जो चार कारण हैं ये पर संस्कृतिकरण के कारण हैं। अब अगला देखते हैं, अलगाव की समस्या। समझते हैं कि अलगाव की समस्या क्या होती है। तो पहले समझिए अलगाव क्या होता है। तो जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं यहाँ लोगों को जाना मना रहता है, मतलब जो शहरी क्षेत्र के लोग रहते हैं, शिक्षित व्यक्ति रहते हैं, यहाँ जाना मना रहता है। इनके लिए स्थान सुरक्षित रखा जाता है जिनसे उनकी रीति रिवाज परंपराएं बनी रहे। तो यही है अलगाव, कि उन्हें सुरक्षित रखा जाता है एक क्षेत्र पे जहां दूसरे लोगों का जाना मना रहता है। तो देखेंगे कि ब्रिटिश काल से ही अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों पे शहरी क्षेत्रों पर जाना मना ही है। इसके अलावा देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भी वही कानून कि जनजातीय क्षेत्रों में
शहरी क्षेत्रों का जाना माना है। वर्तमान की स्थिति में भी देखेंगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी केवल जनजाति क्षेत्र ही निवास करते हैं, जो जनजाति लोग रहते हैं वही निवास करते हैं। शहरी क्षेत्र वालों का जाना माना रहता है, शिक्षित व्यक्ति को जाना माना रहता है। तो यही है अलगाव की समस्याएं। तो ये रहा आज की क्लास जनजातियों में प्रचलित समस्याओं के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।